हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और हम लोग मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे इवन। और फंडामेंटल्स को समझते हुए धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आप सब लोग इसको देखिए और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को आज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर पर आने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रियल नंबर का हमारा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो हम लोग 10th क्लास तक 10th स्टैंडर्ड तक सब लोग रियल नंबर और जितने भी नंबर सिस्टम का जो पार्ट है हम लोग सब पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम लोग रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। और उसके बाद जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर पे आएंगे, तो हमको और ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए, रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, रियल नंबर का जो बेसिक्स है, जो फंडामेंटल है, उसको हम लोग सबसे पहले कवर कर लेते हैं। तो अगर मैं रियल नंबर की बात करूँगा, तो आप सब लोग 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं कि हमारा नंबर सिस्टम जो है उसमें हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर देखते हैं, फिर होल नंबर देखते हैं, फिर इंटीजर्स देखते हैं, और इंटीजर के बाद फिर हम लोग रैशनल नंबर पढ़ते हैं, इरैशनल नंबर पढ़ते हैं, और फिर रियल नंबर पढ़ते हैं। तो रियल नंबर के ही फैमिली में ये सारे नंबर आते हैं। इसको अगर हम लोग एक एक करके देखेंगे तो देखिए, जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर के बारे में बात करूँ, नेचुरल नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो नेचुरल नंबर सिंपली क्या है? नेचुरल नंबर सिंपली काउंटिंग नंबर है। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर यानी कि सिंपली 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसी प्रकार से अगर हम होल नंबर लेते हैं, तो अगर हम होल नंबर की बात करेंगे, तो होल नंबर आप बहुत अच्छे से जानते हो, हम लोग सब लोग पढ़ चुके हैं कि होल नंबर में अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड कर दें तो ये होल नंबर हो जाएगा। यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि आप देख पा रहे हो कि होल नंबर में नेचुरल नंबर आ जा रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर का ही तो एक पार्ट है। फिर अगर हम इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स यानी जिसको हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, तो अगर इंटीजर्स की अगर आप बात करोगे तो इंटीजर्स में नेगेटिव सेट ऑफ नंबर भी आ जाएंगे, यानी कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास नेगेटिव सेट ऑफ नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर भी हैं, और ज़ीरो भी है। यानी कि नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर अलॉन्ग विद ज़ीरो, ये हमारे इंटीजर्स हो गए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इंटीजर्स जो है ये हमारे डिस्क्रीट होते हैं, है ना। अगर हम इंटीजर्स की बात करेंगे और अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0 0, फिर हमको 1 2 3 4 इस तरह से हमको मिलेगा। इसी तरह -1 -2 -3, यानी कि इंटीजर्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। इस प्रकार से अगर हम, यानी कि अगर हम 1 और 2 के बीच में अगर कोई नंबर हम देखना चाहें, तो वो हम इस पर, यानी कि ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी कि ये हम इसको नहीं निकाल सकते इंटीजर्स में सिर्फ हमारे पास कंप्लीट नंबर हमको मिलेंगे, यानी कि नेगेटिव सेट ऑफ कंप्लीट नंबर और पॉजिटिव सेट ऑफ कंप्लीट नंबर। फिर अगर हम रैशनल नंबर की बात करेंगे, तो रैशनल नंबर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूँगा, तो वैसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि वैसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और p और q जो है यहाँ पर, p और q है इंटीजर है, p और q यहाँ पर इंटीजर होंगे। यानी कि रैशनल नंबर वैसे नंबर हैं जिनको हम इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि p और q वहाँ पर इंटीजर्स होंगे। यानी कि कोई भी इंटीजर्स का अगर हम रेशियो लेंगे इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो वही हमारा रैशनल नंबर होगा। यहाँ पर एक और कैटेगरी है
जो कि हमारा इरेशनल नंबर होता है, लेकिन उसके बारे में मैं थोड़े से बाद में चर्चा करूँगा। पहले हम इस पूरे फैमिली को समझ लेते हैं। नंबर सिस्टम का जो पूरा फैमिली है इसको हम लोग बढ़िया से डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। इरेशनल नंबर, अब रैशनल नंबर के बाद जो हम लोग बात करते हैं रैशनल और इरेशनल, तो इसके बाद इन सब का कॉम्बिनेशन यानी इन सब को मिला करके हम लोग जो है बच्चे वो हम लोग रियल नंबर की फैमिली में इसको रखते हैं। यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स मिल करके होल नंबर हो गए, सारे होल नंबर मिल करके इंटीजर्स हुए, इंटीजर्स मिल करके रैशनल नंबर हुए, और रैशनल और इरेशनल इन सबको मिला करके हम लोग रियल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। इन सबको मिला करके हम रियल नंबर में रखते हैं। यानी कि रियल नंबर इन सबको संभाल लेता है। अब थोड़ा सा अगर हम रैशनल नंबर की बात करेंगे तो उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। हमने अभी बताया कि रैशनल नंबर जो है बच्चे, रैशनल नंबर इसको हम दो प्रकार की कैटेगरी में कैटेगराइज यानी कि रखते हैं। एक तो हमारे वैसे रैशनल नंबर हैं जो कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, और दूसरे जो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर वो हुए जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जैसे अगर मैं 1/2 कहूँ, 1/4 ले लूँ, 1/5 ले लूँ, तो इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.5, 1/4 को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 0.25, 1/5 को कन्वर्ट करोगे तो 0.2। तो ये सारे क्या हो गए, यानी कि डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद, डेसिमल के 1 डिजिट के बाद, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो गया और हमारे को एक डेसिमल नंबर आ गया जो कि टर्मिनेट कर जा रहा है, यानी कि ये कंटिन्यू नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। और अगर हम इस तरह के रैशनल नंबर की बात करेंगे जैसे 1/3, 1/7, इस तरह के नेचुरल नंबर की, इस तरह के हम रैशनल नंबर की बात करेंगे, तो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखिए 0.3333 एंड सो ऑन। तो इसमें हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेकरिंग का यूज़ करते हैं, यानी कि 0.3 के ऊपर हम बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो डेसिमल के बाद जो डिजिट है 3, ये रिपीटेटिव नेचर का है, यानी कि रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव भी कहते हैं, एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। एक तो है हमारा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। तो ये हम समझ गए अच्छी तरह से। अब ज़रा ये हम बच्चे इरेशनल नंबर को भी समझ लेते हैं। 1 बाय 1 हम लोग सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे और अब आपको सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को अगर मैं बेसिक से इसका हम अगर फंडामेंटल देखें तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी कि p और q अगर इंटीजर्स हैं, वहाँ पर हमने देखा था रैशनल नंबर में कि रैशनल नंबर में p और q जो है वो हमारे इंटीजर हैं, लेकिन यहाँ पर हम इरेशनल नंबर में p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर हम इसको और एलैबोरेट करें तो इरेशनल नंबर वैसे नंबर होंगे जिनका डेसिमल फॉर्म जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, बट एट द सेम टाइम नॉन रिपीटेटिव भी है, नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी। इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल अगर देखना चाहें तो हम जैसे देख सकते हैं कि पाई जो हमारा एक यानी कि हम जो देखते हैं पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल क्वांटिटी है, लेकिन आप लोग पाई को कैलकुलेशन के ईज़ के लिए आप लोग पाई का वैल्यू 22/7 कई बार यानी कि जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल है, क्योंकि
22/7 अगर आप लोगे बच्चे, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि 22/7 एक हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 22 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है, और हमने कहा है कि रैशनल नंबर को हम इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर p और q दोनों हमारे इंटीजर हैं। बट इरेशनल नंबर वे नंबर हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स, वेयर p and q आर इंटीजर्स। तो 22/7, क्योंकि 22 भी एक हमारा इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, तो 22/7 जो है हमारा रैशनल नंबर हो गया। लेकिन पाई की अगर हम बात करें तो पाई जो है एक हमारा, चूँकि इस कैटेगरी का है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिव है, नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए पाई जो है हमारा एक इरेशनल क्वांटिटी है, इरेशनल नंबर है। इसके अलावा अगर और हम और भी डिफरेंट इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो जैसे √2, √7, √17, तो ये सारे जो नंबर हैं हमारे, ये भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिव नेचर के हैं, तो इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं जो है इरेशनल नंबर की क्वांटिटी में, इरेशनल नंबर में हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा जो पूरा फैमिली हुआ, ये सारा रियल नंबर की कैटेगरी में आ गया। लेकिन अब आप कहोगे कि रियल इतना सारा तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों, कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हाँ, अब हम लोग उसी पर आएंगे, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये तो हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये सारा रियल नंबर की फैमिली का पार्ट है ना। इसको अगर हम और एक दूसरे प्रकार से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि जैसे हम एक गोले में, यहाँ पर हमने एक गोला लिया और एक गोले में नेचुरल नंबर को रख दिया। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक गोला ले लिया, इसके बाद हमने होल नंबर एक और गोले में होल नंबर को रख दिया। लेकिन ऐसा हमने इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि सारे होल नंबर में नेचुरल नंबर आ जा रहे हैं, यानी कि सारा नेचुरल नंबर से ही होल नंबर बना है और नेचुरल नंबर होल नंबर का ही एक पार्ट है। उसी प्रकार से इंटीजर्स का ही पार्ट क्या हो गया, होल नंबर और नेचुरल नंबर हो गया। तो सारे होल नंबर और नेचुरल नंबर इंटीजर के पार्ट हो गए। फिर उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो सारे इंटीजर से ही मिल करके क्या बना है, रैशनल नंबर बना है, रैशनल नंबर बना है। तो रैशनल नंबर का ही पार्ट क्या हो गया, रैशनल नंबर का ही पार्ट इंटीजर भी हो गया, रैशनल नंबर का ही पार्ट इंटीजर भी हो गया। हाँ, इरेशनल नंबर को हम एक अलग कैटेगरी में रख रहे हैं, इरेशनल नंबर को हम एक अलग कैटेगरी में यहाँ पर रख रहे हैं, एक अलग गोले में। ठीक है बच्चे। लेकिन अब अगर आप रैशनल नंबर के अगर आगे जाएं तो इन सारे को मिला करके हम रियल नंबर की कक्षा में रखेंगे, यानी कि इन सारे नंबर को मिला करके हम रियल नंबर कह सकते हैं, रियल नंबर। तो ये हमको समझ में आ गया, यानी कि अगर मैं सम अप करूँ यहाँ पर तो सारे रियल नंबर रैशनल भी हैं, इंटीजर भी हैं, होल नंबर भी हैं और नेचुरल नंबर भी है। और अगर यहाँ से हम देखें तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं, और सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल करके क्या हो गए, रियल नंबर हो गए। ये हमको अच्छे से क्लियर हो गया। यानी कि रियल नंबर में अगर आप देखो तो सारे ये नंबर्स आ गए। ठीक है, यानी कि रियल नंबर में इरेशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए, और ये सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर ये आ गए। तो अब हमको ये अच्छे से क्लियर हो गया कि ये रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है और रियल नंबर में की कैटेगरी में कौन कौन से नंबर आते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने कहा बच्चे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने का जो हमारा फ्लो रहेगा बच्चे, हमारा पढ़ने का जो ऑर्डर रहेगा वो किस तरह से रहेगा, कैसे कैसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक्स सबसे पहला। उसके बाद हम लोग जो है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ लेंगे।
इसको करने के बाद, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करने के बाद हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक आता है, और वो है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी में हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देख लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में देख लेंगे। इसके साथ साथ बच्चे हम मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम देखेंगे। और फाइनली इन सब पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इन सारे टॉपिक को हम अच्छी तरह से समझ चुके होंगे जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और हमारा पढ़ने का जो फ्लो रहेगा, जो हमारा ऑर्डर रहेगा, वो भी इस प्रकार से होगा कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ों को कवर करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बच्चे बेसिक्स को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक को समझ लेंगे। तो अब देखिए, हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन से, यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ x² - 1। अब देखिए यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है ना, जहाँ पर ये वेरिएबल है और ये एक कांस्टेंट है। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। इसको हमने कंपेयर कर दिया 0 से, तो अब ये इक्वेशन हो गया। एक्सप्रेशन को ही जब 0 से कंपेयर कर देते हैं तो इक्वेशन हो जाता है, इक्वेट कर दिया हमने 0 से। और एक दूसरा हमने ले लिया, यहाँ पर दूसरा हमने एक्सप्रेशन ले लिया है, मान लीजिए x² + 1 = 0। ये दो इक्वेशन हमने ले लिया है। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखना चाहें, अगर इसका हम सॉल्यूशन करें बच्चे, तो देखिए x² - 1² = 0। आप देख सकते हो कि a² - b² के फॉर्म पे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि a² - b² a + b × a - b, तो a + b यानी कि x + 1 × x - 1 = 0। अब यहाँ से हमारे को दो सॉल्यूशन मिल गए, x = -1 और +1। हमारे को x के दो रियल सॉल्यूशन मिल गए। we have two real solutions of x। अब x के हमारे दो सॉल्यूशन क्यों मिले? क्योंकि ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जहाँ क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि जो वेरिएबल है हमारा, वो वेरिएबल का पावर क्या है बच्चे? 2 है। अगर वेरिएबल की पावर 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन होगा, हम जानते हैं। अगर इसका यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगा, और उसके बाद हम लोग हायर ऑर्डर इक्वेशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि इसका वेरिएबल का पावर 2 है, तो इसके दो सॉल्यूशन हमारे को मिले और दो रियल सॉल्यूशन मिले। अब आ जाइए इस पे बच्चे, इसको हम थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं। अब यहाँ पर जब हमने देखा तो x, इसको हम देखें तो x² = -1। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इसके बाद यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखूँ तो x = what? x = अगर हम लिखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि x = √-1 होगा, ±1। लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या अभी तक जो हमने पढ़ा था, क्या स्क्वायर रूट तो हम लोग पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड तक, लेकिन क्या स्क्वायर रूट के अंदर आपने कोई ऐसा नंबर देखा था जो कोई नेगेटिव रियल नंबर हो? ये हमारा जो नंबर है, ये तो हमारा क्या है बच्चे? नेगेटिव रियल नंबर है। तो क्या हम ऐसा, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव रियल नंबर आ जाए तो क्या उसका सॉल्यूशन हम लोग करना जानते हैं? इसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं जानते, यानी कि ऐसा कोई मेथड हमारे पास नहीं है बच्चे जिससे हम नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सके। या फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि इट इज नॉट पॉसिबल
इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट square of a real number is a negative रियल नंबर। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या वो नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है? नहीं, नेगेटिव रियल नंबर कैसे हो सकता है? नेगेटिव रियल नंबर तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर मैं -1 का स्क्वायर करूँगा तब भी हमारे को +1 मिलेगा, और अगर +1 का स्क्वायर करूँगा तब भी हमको पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा। अब कोई भी अगर नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, कोई भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा हमको एक पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा, है ना। ये तो हम लोग अच्छी तरह से इसको समझते हैं, इसको हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको रियल नंबर ही मिलेगा। तो ये हमारे लिए एक नया पॉइंट आ गया कि कोई भी नंबर का, रियल नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या नेगेटिव रियल नंबर आ सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। और इसको अगर दूसरे शब्द में कहें तो क्या किसी नंबर का, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर का, जो कि नेगेटिव रियल नंबर है, इसका क्या हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? क्या नेगेटिव रियल नंबर का क्या हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? तो इसका मेथड हम नहीं जानते बच्चे, इसका हमको कोई मेथोडोलॉजी या टेक्निक हमको नहीं पता है कि किसी नेगेटिव रियल नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पर जो है हम इसको एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी से, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से डिफाइन करते हैं, क्योंकि अब इसका यानी कि नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का हमारे को कोई मेथड नहीं पता है। तो यहाँ पर हमने इसको एक इमेजनरी क्वांटिटी ले लिया। यहाँ पर हमने इसको एक इमेजनरी क्वांटिटी ले लिया और हम यहाँ पर √(-1) को हमने एक इमेजनरी नंबर यहाँ पर एज्यूम किया है, और इस √(-1) इस इमेजनरी नंबर को हम आयोटा यानी कि आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, √(-1), और इसी को हम इमेजनरी नंबर या हम एक इमेजनरी यूनिट भी कह सकते हैं, है ना। इमेजनरी यूनिट में क्यों कह रहा हूँ, इसका आपको आगे अभी पता चलेगा। और यहाँ से हम समझ सकते हैं बच्चे कि अगर हम I² फाइंड आउट करना चाहें तो हम वो भी निकाल सकते हैं। I² कहने का मतलब I हमने एज्यूम किया है √(-1) को, √(-1) का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो -1 हमारे को मिलेगा। हम यहाँ से I³ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, -1 इंटू यानी कि I² इंटू I। तो I² हमने फाइंड आउट करा है -1 इंटू I, तो यहाँ से हमको -I मिल गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो I⁴ भी हम निकाल सकते हैं, यानी कि I² इंटू I²। बेस हमारा सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाता है, आप जानते हो A⁴m इंटू A⁴n। इसको हम, चूँकि हमारा बेस सेम है, एक्सपोनेंट का ये रूल होता है, तो बेस सेम है तो हम पावर को बच्चे ऐड कर सकते हैं, m+n। तो हमने यहाँ पर I² इंटू I², तो I² -1 इंटू -1 यानी कि हमको 1 मिल गया, यानी कि I⁴ जो है ये इसका वैल्यू हमारे पास 1 आया। तो हमको ये 4 बेसिक जो वैल्यू मिला है पावर ऑफ I, इसको हमको ध्यान में रखना है हमेशा। यानी कि पावर ऑफ I की अगर बात करें, पावर ऑफ आयोटा यानी कि पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, पावर ऑफ एन इमेजनरी यूनिट या इमेजनरी नंबर, तो I⁴ यानी I² -1, I⁴ यानी -I। और कैसे हुआ, I² इंटू I, तो I² का वैल्यू -1, तो -1 इंटू I -I हो गया। I⁴ इज इक्वल टू I² इंटू I², -1 इंटू -1 यानी कि +1। तो ये चारों रिजल्ट हमारे को ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और रिजल्ट हम देखेंगे, अगर हमारे को कहा जाए कि 1/i का वैल्यू क्या होगा, यानी कि I⁴ -1 यानी कि 1/i, इसका वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो अगर हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, I से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया I से, तो I
आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1 है हमारे पास, तो आई अपॉन -1 यानी कि माइनस आई, तो 1 अपॉन आई का वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस आई। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। अब इस पर बेस्ड जो है यानी कि पावर ऑफ आई पर बेस्ड कई तरह के सिंपल न्यूमेरिकल्स हमको दिखते हैं, सिंपल क्वेश्चंस हमारे को दिखते हैं बुक में, तो उसको हम आसानी से बहुत ईजी वे में हम कर सकते हैं। बस हमको इन चारों रिजल्ट्स को, इन बेसिक रिजल्ट्स को हमको ध्यान में रखना है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूँगा तो हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे देखिए कि अगर मैं i टू द पावर 7 की बात करूँगा तो इसको हम लिख सकते हैं i टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 3, है ना। अब i टू द पावर 4 की बात करूँगा मैं तो i टू द पावर 4 1 होता है, और i टू द पावर 3 माइनस आई यानी कि माइनस आई वैल्यू हो गया i टू द पावर 7 का। अगर मैं i टू द पावर 20 की बात करूँ तो i टू द पावर 20 तो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, i टू द पावर 4 टू दी पावर 5 यानी कि 1 टू दी पावर 5, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। इस तरह से अगर हमको एक वैल्यू दिया गया इस तरह से i टू द पावर 70 प्लस आई रेज टू द पावर 71 प्लस आई रेज टू द पावर 72 एंड आई रेज टू द पावर 73, हम इसको भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो पावर है इसको हम 4 से अगर डिवाइड करें तो क्या पूरा डिवाइड हो जाता है या कुछ रिमाइंडर भी बचता है, और अगर रिमाइंडर बचेगा तो उस हिसाब से फिर हम आगे ऑपरेट करेंगे इसको। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 4 से, सबको 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 17 4 जा 68, तो 17 4 जा 68, तो 17 4 जा 68 और 2 आई और बच गया यानी कि इंटू आई स्क्वायर, 17 चौका 68 और 2 70 प्लस आई टू द पावर यहाँ पर भी 17 टाइम्स में होगा तो आई टू द पावर 4 17 टू द पावर 17 इंटू 68 और 3 71, तो आई टू द पावर 3 प्लस इसमें तो पूरा भाग लग जाएगा, 18 4 जा 72, 18 चौका 72, तो आई टू द पावर 4 टू द पावर 18 और प्लस आई टू द पावर 4 टू द पावर 18, 18 चौका 72 और एक 73, तो एक आई और बच गया हमारा आई टू द पावर 1। अब इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। अगर आप इसको देखोगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई टू द पावर 4 1 टू द पावर 17 प्लस इंटू आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 4 यानी कि 1 टू द पावर 17 इंटू आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4 टू द पावर 18, तो ये 1 हो गया क्योंकि 1 टू द पावर 18 1 ही होगा, 1 टू द आई टू द पावर 4 टू द पावर 18, तो ये 1 टू द पावर 18 इंटू आई। अब हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब हम खूब सारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद हम जो वैल्यू है उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तब आप देखिए यहाँ से, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो आई टू 1 टू द पावर 17 यानी कि 1 इंटू आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस 1 का पावर 18 1 प्लस 1 का पावर 18 इंटू आई, तो आई हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो -1, आई क्यूब यानी कि माइनस आई प्लस 1 प्लस आई। अब माइनस आई माइनस प्लस आई कैंसिल हो जाएगा और -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू 0 आ गया इसका। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे बुक में और आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और अच्छा प्रॉब्लम इस तरह से हमको दिया जा सकता है, जैसे देखिए आई टू द पावर 1, आई टू द पावर 2, आई टू द पावर 3, आई टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टू आई टू द पावर 40। अब मान लीजिए इस तरह का सवाल है, हम देख पा रहे हैं कि बेस तो हमारा सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे बच्चे, ऐड हो जाएंगे। आई टू द पावर आई रेज टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू 40। अब आप देखिए कि ये नेचुरल नंबर का सम ही तो है, एक n टर्म्स तक अगर इसको हम n मान लें तो n टर्म्स तक नेचुरल नंबर का सम है, और हम जानते हैं कि n टर्म्स तक नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि अगर हम देखें तो आई रेज टू द पावर n टर्म्स तक का नेचुरल नंबर का सम है ना, नेचुरल नंबर का सम जो होगा वो n इंटू n प्लस 1, n क्या हो गया 40 और n प्लस 1 यानी कि 40 इंटू 41 अपॉन 2, क्योंकि हमारे को 1 से लेकर के 40 यानी कि नेचुरल नंबर तक का 40 तक के नेचुरल नंबर का हमको सम चाहिए। तो 40 n इंटू n प्लस 1 इंटू 41 अपॉन 2, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 20 इंटू 41 यानी कि आई रेज टू द पावर
820। अब यहाँ पर आप अगर इसको 4 से डिवाइड करके देखोगे तो आप जानते हो लास्ट के 2 डिजिट 4 से इजीली डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब पूरा कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिविजिबिलिटी हम लोग अच्छे से जानते हैं कि लास्ट के दो नंबर अगर 4 से डिवाइड पूरे हो गए तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया, क्योंकि पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका वैल्यू भी 1 हो गया। अगर और इसको एलैबोरेट करके कोई करेगा तो 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो i टू द पावर 4 और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 और 1 जा 0 0, यानी कि 1 टू द पावर 210 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह के सवाल हम यानी कि पावर्स ऑफ i पर बेस्ड क्वेश्चन हम बहुत ही ईजी वे में अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम फटाफट थोड़ा सा जो अभी हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों हुई, तो अब आप इसको अच्छे से समझ गए। यानी कि अब अगर हम रखना चाहें तो नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारे होल नंबर इंटीजर हैं, इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है, और इरेशनल भी एक कैटेगरी है हमारा, इरेशनल नंबर। और इन सब को अगर हम इंक्लूड कर लें तो ये हमारा रियल नंबर है, ये हमारा रियल नंबर है। और रियल नंबर, सारा रियल नंबर जो है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि अगर हम बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा रियल नंबर भी आ जाता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर को भी अपने अंदर समा लेता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और प्लस इमेजनरी नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इमेजनरी नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब आप इसको अच्छे से समझ गए हो, तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यानी कि एक और इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं। यानी कि जैसे हम लोग अभी हमने पावर ऑफ आई देखा था, तो पावर्स ऑफ आई, यानी ये जो हमने देखा अभी, तो आई की वैल्यू हमने ली है √(-1). इसको हमने एज्यूम किया है, क्योंकि इसका वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है। इसका हम मेथड नहीं जानते कि अंडर रूट कोई नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका हम अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। रियल नंबर का तो, पॉजिटिव रियल नंबर का तो हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, उसको हमने सीखा है 10th स्टैंडर्ड तक। लेकिन रूट के अंदर कोई नेगेटिव रियल नंबर आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते, उसका मेथड हमको तरीका नहीं पता है। तो इसीलिए हमने इसको एक इमेजनरी यानी कि एक काल्पनिक नंबर हमने एज्यूम कर लिया। इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझेंगे कि क्यों हमने इसको इमेजनरी नंबर एज्यूम किया आपको। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी अगर आप नेगेटिव रियल नंबर लोगे स्क्वायर रूट में तो उसमें ये बेसिक नंबर छुपा हुआ है। जैसे अगर मैं लूँ यहाँ पर -4, तो हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 4 × -1। आप जानते हो कि अगर अंडर रूट ए बी है तो हम इसको लिख सकते हैं √a × √b, इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप 4 का स्क्वायर रूट 2 × -1, तो यहाँ पर -1 का अंडर रूट, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अंडर रूट -1 i है तो 2i। सिमिलरली -9 अगर हम देखें तो -9 अगर हम देखेंगे तो 9 × -1, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और -1 अंडर रूट -1 3 × अंडर रूट -1 यानी कि 3i। सिमिलरली -16 अगर हम लें तो ये भी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अंडर रूट 16 × -1 यानी कि 4i। अंडर रूट -49 यानी कि 49 को अगर हम 49 × -1, 49 का स्क्वायर रूट बच्चे 7 और अंडर रूट -1 को आप लिख सकते हो i, तो 7i। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर हम ले लें और वो नंबर नेगेटिव रियल नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसमें अंडर रूट -1, उसमें अंडर रूट -1 तो ऑलरेडी इंक्लूड है। यानी कि एवरी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट √(-1), यानी कि i उसमें ऑलरेडी छुपा हुआ है। तो इसीलिए बच्चे हम लोग i को इसीलिए हम लोग √-1 यानी कि i को हम एक बेसिक या स्मॉलेस्ट
आप इसको स्मॉलेस्ट कह सकते हो, स्मॉलेस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजनरी नंबर या यूनिट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो आई जो क्वांटिटी है, ये जो यूनिट है, ये सारे जो है नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट में ऑलरेडी छिपा हुआ है, तो इसलिए इसको हम स्मॉलेस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर या स्मॉलेस्ट इमेजनरी यूनिट हम लोग कहते हैं। और सारे नेगेटिव रियल नंबर जो है स्क्वायर रूट में, उसको हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम एक और कॉन्सेप्ट बस देख लेंगे, इसके बाद हम लोग लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। अभी हमने कहा था कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, पहला एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमने एक्सप्रेशन लिया बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये एक्सप्रेशन को अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने कहा था कि इसका सॉल्यूशन जो है, अभी हमने इसका सॉल्यूशन देखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू हमारे को दो सॉल्यूशन मिल गए, प्लस 1 और माइनस 1। ये तो हमने मैथमेटिकल एनालिसिस करके, और x का कोई हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, चूँकि ये पॉसिबल नहीं था, और यहाँ से अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो हमको क्या मिल रहा था, यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1, और इसी को हमने इमेजनरी क्वांटिटी इमेजिन कर लिया, यानी इमेजनरी क्वांटिटी, इसको हमने इमेजनरी नंबर माना। लेकिन ये तो आप कहोगे कि सर ये तो मैथमेटिकल एनालिसिस करा है आपने, ये तो मैथमेटिकल एनालिसिस करके हमने ये फाइंड आउट किया है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके ज्योमेट्रिकली भी तो बताइए। इसको अगर ज्योमेट्रिकली अगर कोई अगर डायग्राम से समझना चाहे, वो कैसे समझेगा, वो कैसे जानेगा कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों हुई, और रियल नंबर का और कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पर डिफरेंस जो है हमको अच्छे से क्लियर हो गया, यानी कि ज्योमेट्रिकली क्रिएट हो गया, ज्योमेट्रिकली हमको समझ में आ गया। तो अब देखिए बच्चे, अगर हम यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेशन को, इसको अगर हम मान लीजिए कि y f ऑफ x मान लें, f ऑफ x, या इसको हम y एज्यूम कर लें, इसको भी हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को f ऑफ x फंक्शन ऑफ x यानी कि y एज्यूम कर लें, और इसका हम x और y एक्सिस के प्लेन में, xy प्लेन में अगर ग्राफ प्लॉट करें, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप जानते हो x के करस्पॉन्डिंग अगर हम y की वैल्यू ले लेंगे तो हम प्लॉट कर सकते हैं। x के जगह पर अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपको करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा। x की जगह पर अगर हम 0 रखें, आप बच्चे बताइए, हमको -1 मिल जाएगा। x की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा हमको। अगर हम x की जगह -1 रखेंगे बच्चे तो क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तब भी 0 हो जाएगा। x की जगह पर अगर 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 मिल जाएगा हमको। x की जगह पर अगर -2 रखेंगे तब भी पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, -2 का स्क्वायर 4 और -1 3 हमको मिल जाएगा। हमने 4 वैल्यू ले ली है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ले लो, x की डिफरेंट वैल्यू करस्पॉन्डिंग आपको इसके सापेक्ष y मिल जाएगा। तो अगर आप x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू लोगे, सपोज 0 ले लिया हमने, तो हमको x इज इक्वल टू 0 रखने पर y मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 1, तो 1 मिल गया। x की जगह पर अगर हमने बच्चे 1 रखा, तो x की जगह पर 1 रखा तो हमें y 2 मिला। x की जगह पर -1 रखने पर -1 का स्क्वायर 1, तब भी y हमें 2 मिलता है। x की जगह अगर हमने 2 रख लिया है तो 2 2 जा 4 प्लस 1, y हमें 5 मिल गया। -2 रखने पर भी हमें वैल्यू 5 ही मिलेगा। अब हमने ये वैल्यू सारे ले लिए। अब इसका हम बच्चे x और y प्लेन में हम इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे। वहाँ से देखिए हमको काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पर ये x और y एक्सिस ले लिया, पॉजिटिव x नेगेटिव x प्लस y माइनस y। हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट पॉइंट हम एज्यूम कर रहे हैं 1 2 3 4, सिमिलरली -1 -2 -3 -4। यहाँ पर भी हमने एक्स वाई प्लेन में हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर भी हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। यहाँ पर भी हमने
अप्रॉक्सीमेट पॉइंट ले लिया 1 2 3 -1 -2 -3 1 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी हमने 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अगर हम इसको प्लॉट करें, यहाँ पर भी हमने ले लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब अगर हम इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम इस कर्व को प्लॉट यानी कि इस ग्राफ को प्लॉट करें तो आप देखिए 0 x इज इक्वल टू 0 पर y क्या है, -1 है। ये ओरिजिन हो गया हमारा, यहाँ पर भी ये ओरिजिन है, x और y दोनों यहाँ पर 0 है। x इज इक्वल टू 0 रखने पर y हमारा -1 है बच्चे, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। उसी प्रकार से x इज इक्वल टू 1 रखने पर y हमें 0 मिला। x जब 1 है तो y 0 है, y 0 है, x 1 है तो y 0 है, दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। x जब -1 है तो y 0 है, x जब -1 है ये x एक्सिस यानी कि ये रियल एक्सिस है, ध्यान रखोगे आप कि ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा ये y एक्सिस हो गया। x एक्सिस हमारा रियल एक्सिस होता है। x जब -1 तो y 0 है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये मिल गया हमें। x जब 2 है तो y 3 है, x 2 है तो x हमने 2 ले लिया और y हमारा यहाँ पर 3 है, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। x जब -2 है तब y 3 है, x -2, x हमने यहाँ पर -2 ले लिया और y हमारे पास 3 है, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। अब आप देख रहे हैं एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर ये है। अब अगर इन प्लॉट को अगर हम ड्रॉ करें, सबको सारे पॉइंट्स को मीट करते हुए, सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए, तो हमको कुछ कर्व इस तरह का मिल रहा है। आप देखिए ज़रा, यानी कि ये एक पैराबोलिक कर्व है और ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का। आप देख रहे हैं बच्चे कि ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो ग्राफ है हमारा, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक -1 पर और एक 1 पर। यानी कि हमारे को x इज इक्वल टू -1 और +1, यही दो सॉल्यूशन तो रियल सॉल्यूशन तो मिल रहे थे। आप देख रहे हो यहाँ पर कि ग्राफिकली भी आपको 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, यानी कि ये ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया किसका, इस इक्वेशन का, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का। ये और नॉन लीनियर ग्राफ क्यों मिला है हमें कर्व क्यों मिला है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x यानी कि वेरिएबल का जो पावर है वो 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमको नॉन लीनियर पैटर्न मिला है, ग्राफ मिला है। और ये ग्राफिकल सॉल्यूशन ही तो है, क्योंकि इस ग्राफ के ही थ्रू हमें दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये x यानी कि रियल लाइन को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक -1 पर और एक 1 पर, एक -1 और दूसरा 1 पर। और मैथमेटिकली भी हमने सॉल्व करा था तो x के हमारे को 2 वैल्यू मिल रहे थे, -1 और 1। अब आ जाइए हम यहाँ पर इसका कर्व प्लॉट करते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा सीन क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो x जब 0 है तो y 1 है, x जब 0 है तो y 1 है, तो एक पॉइंट हमारे को ये मिल गया, x 0 तो y 1, x इज इक्वल टू 1 है तो y 2 है, x जब 1 है तो y 2 है, तो हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट हमारे को मिल गया। x जब -1 है बच्चे तब भी y 2 है, तो -1 हमने इस तरह से, x जब -1 है तो y हमारा बच्चे 2 है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। एक और हम पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर, x जब 2 है तो y 5 है, एक 5 ही हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं। x जब 5 हमने यहाँ पर ले लिया, x जब 2 है तो y 5 है, x जब 2 है तो y 5 है, x जब 2 है तो y 5 है। ये हमारे को एक पॉइंट मिल गया। और x जब -2 है तब भी y 5 है, x जब -2 है तब हमारे को y 5 मिल रहा है। आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के रखना है यहाँ पर, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सारे लोग आप देखिएगा, आप
आपको यहाँ पर ध्यान रखना यानी कि एक पॉइंट हमारे को ये मिल गया है ना। ये पॉइंट अगर मैं बोलूँ, ये तो ओरिजिन ही है, x जब 0 था तो 1 मिला, x जब 0 है तो y 1, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये पॉइंट हमें मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है। x जब 2 है तो y 5, x 2 है तो y 5, x माइनस 2 है तो y 5, x माइनस 1 तो y 2, x माइनस 1 तो y 2 है, x 1 तो y 2 है, x 1 तो y 2 है। सारे पॉइंट्स हमने ले लिए। अब इसी को हम क्या करेंगे, मीट करेंगे, सारे पॉइंट को मीट करेंगे। तो आप देखिए कि हमको एक ग्राफ कुछ इस तरह से मिल रहा है। इस तरह से मिल रहा है। अगर आप इसका पैटर्न देखोगे तो कुछ इस तरह का पैटर्न आपको मिल रहा है। यानी कि हमको बहुत ही अच्छे से अब ये क्लियर हो गया। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा बच्चे, ये ग्राफ तो एक्स एक्सिस यानी कि रियल एक्सिस को, रियल लाइन को तो कहीं कट ही नहीं कर रहा है, कहीं क्रॉस ही नहीं कर रहा है। अच्छा, यानी कि अब हमें समझ में आ गया कि ये जो मैथमेटिकल, यानी कि हम उस समय जो इसको सॉल्व किया था हमने इस इक्वेशन को, और हमने कहा था कि हमको कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिला है, हमको कोई भी रियल सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि रूट में हमारे को नेगेटिव रियल नंबर मिल रहा था। तो यहाँ से प्रूव भी हो रहा है क्यों नहीं मिल रहा था हमारे को रियल सॉल्यूशन, क्योंकि रियल लाइन को, रियल एक्सिस को तो ये क्रॉस ही नहीं कर रहा है कहीं पर। इसका तो पाथ इस तरह से हमें ग्राफ मिला, यानी कि रियल एक्सिस को कहीं क्रॉस नहीं कर रहा है। तो वी हैव, हम लिख सकते हैं कि वी हैव नो रियल सॉल्यूशन, वी हैव नो रियल सॉल्यूशन ऑफ द, यहां लिख रहा हूं मैं, ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी कि इस इक्वेशन का हमको रियल सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो रहा है, और रियल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसलिए तो हमने √(-1) को एक इमेजिनरी क्वांटिटी एज्यूम कर लिया था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ये यहाँ हमने ग्राफिकल एनालिसिस भी करके इसको अच्छे से समझा है। यानी कि अगर आपको कोई पूछता है कि ये बताइए कि x इज इक्वल टू, बच्चे x इज इक्वल टू √(-1) किसका सॉल्यूशन है, यानी कि किसका, ये कहाँ से आपने प्राप्त किया है, कहाँ से हमने इस एक्सप्रेशन को अचीव किया। तो आप ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू √(-1), x² + 1 इज इक्वल टू 0 का ही तो हमको नॉन रियल सॉल्यूशन मिला है, यानी कि इसका हमको कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिला। और इसको हमने सॉल्व करते वक्त यहाँ दिखाया था कि x² यहाँ पर इज इक्वल टू -1 आ रहा है, और ये पॉसिबल हमारे पास, यानी कि रियल लाइन पर ये एग्जिस्ट, यानी कि रियल नंबर सिस्टम में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा कि कोई रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव रियल नंबर आ जाए, या x इज इक्वल टू √(-1) आ जाए। और इसका हमको प्रूफ यहाँ से दिख भी रहा है कि ये जो लाइन है, यानी कि कर्व है, जो इस इक्वेशन का कर्व आया, वो रियल लाइन को कहीं क्रॉस ही नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ कर रहा था। यहाँ हमारे को 2 रियल सॉल्यूशन मिल रहे थे। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और मैं ये जो भी रेस्ट टॉपिक है, जैसे हमने एक फ्लो बताया था कि हमारा पढ़ने का ऑर्डर क्या होगा, आप हमारे को हमेशा एक ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। जो हमारा पढ़ने का फ्लो है, जो हमारा जो क्रोनोलॉजी है, वो बहुत ही सही होना चाहिए। उससे हमारा जो मेमोरी है, यानी कि हमारा जो मेमोरी फॉर्मेशन है, वो भी प्रॉपर रहता है। हम कोई चीज़ लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं, क्योंकि हमारा जो पढ़ने का सीक्वेंस है वो बहुत ही प्रॉपर है, एक प्रॉपर ऑर्डर में है। तो हमने अभी देखा इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक, रियल नंबर का हमने इससे जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो भी हमने देखा कि रियल नंबर का के कैटेगरीज कौन कौन से थे, रैशनल भी हमने अच्छे से देखा शॉर्ट में। और अब हम इसके बाद अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम कवर करेंगे। फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे, और उसके बाद पोलर रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ज्योमेट्रिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हम उसमें हम मॉड्यूलस, और फिर हम लोग उसमें आर्गुमेंट निकालेंगे, और फिर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसको भी आप देखोगे। ये जो अभी आपने देखा, ये जो ग्राफ अभी आपने देखा, आप इसको देख सकते हो बच्चे कि ये क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। अगर मैं यहाँ पर ये एक कॉपी रख दूँ और आपको बताऊँ कि इस ग्राफ को देख करके क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, तो बिल्कुल ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। यानी कि जैसा पैटर्न हमको इस तरफ दिख रहा है, वैसा ही पैटर्न इस तरफ दिख रहा है। तो ये ग्राफ सिमेट्रिकल है। ये हमको कॉन्जुगेट समझने में भी मदद करेगा, यानी कि सिमेट्रिकल ग्राफ है, सिमेट्रिसिटी है इसमें।
तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग आगे भी देखेंगे। आई होप आपको ये थॉरली अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कहीं डाउट है या कहीं पर भी कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया है या उसमें डिलेमा है, उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति है, तो आप ज़रूर लिखिएगा। आप कमेंट्स में इसको डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें क्लियर करूँगा। और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पूरा जो लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम लोग लेक्चर को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको फंडामेंटल से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर लेके चलेंगे। हमारा पढ़ने का ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप ही रहेगा और हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ठीक है, और यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू।